जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। और ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी की एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन है और ये घटना चक्र की बुक से करवाए जा रहे हैं। घटना चक्र यानी कि जो अभी 2024 का लेटेस्ट घटना चक्र आया है उसी के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हल करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। और भारत में जो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक जो स्थल है मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहां पर स्थित है और यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है कोल्ढीवा, प्रयागराज जिले में बेला नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैलियोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैलियोलिथिक युग और कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है ये बताना है। पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह युग। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को, याद रखिएगा ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। याद रखिएगा जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन है वहां पर सबसे अधिक और सामान्यतः रेड कलर का प्रयोग होता था। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था और परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। पहले जब स्टार्टिंग में देखा था पैरों से जो चाक मतलब जिस पे रख करके बर्तन बनाते थे उसका प्रयोग करते थे, लेकिन बाद के दौर में हड़प्पा में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृत भांड। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था जिनको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी और इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी की जाती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। याद रखें जो सिंधु सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? तो ऐतिहासिक काल निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है, इसलिए भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का जो कालखंड है आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है
क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, और इसलिए पढ़ा नहीं जा सका इसलिए कहा जाता है अदैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंटों से बनी हुई इमारतें। वहां पे जितनी भी मतलब बहुत सारी इमारतें ऐसी थी, बहुत सारे घर ऐसे थे जो पक्की हुई ईंटों से बने थे। ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे और पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोटार द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इनमें से जो है लोथल आपका हड़प्पा का एक बंदरगाह था, जहां से जो है आपका जो वहां के जहाज थे, जहाज वगैरह यहीं से लोथल में आकर के रुकते थे और लोथल से ही गुजरते थे। और ये जो है एक व्यापारी केंद्र था, जो लोथल बंदरगाह है एक व्यापारी केंद्र भी रहा। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ये आप याद रखेंगे, हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा लोथल आपका जो है ये गुजरात में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी आपका जो है ये हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। याद रखिएगा यहाँ पे जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो टेराकोटा है, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। और ये हरियाणा के फतेहाबाद, जो हरियाणा है आपका, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये जो है कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावाला से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। इसी को टेराकोटा कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, बी.ए. स्मिथ। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से कौन कौन से नहीं थे? तो वी.ए. स्मिथ ये संबंधित नहीं थे, बाकी एम.एस. वत्स इसमें संबंधित थे, दयाराम साहनी है और आर.डी. बनर्जी है, के.एन. दीक्षित है, ये सभी इसमें शामिल थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वी.ए. स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और वर्ष 1926-27 में, वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। में से कोई नहीं। याद रखिए बोगज कोई का जो महत्व है इसलिए है कि यहाँ से वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिला है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, वो जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर भारत आए होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। याद रखिएगा, प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया है? ये जो है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी जो वर्तमान में रावी के तट नाम से जानी जाती है, इसके तट पर लड़ा गया और जिसमें भारतों के राजा उदास ने 10 राजाओं को एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जो जन हैं, अनु, दुह, यदु, पुरु और तुर्वशु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इन सभी को इसने हराया था। क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? याद रखेंगे जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल के सभी 144 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 4 वर्ण थे? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र। ये जो है 4 वर्ण थे, आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पर नामांकित देवता या नामाकृत देवता। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ये जो है ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित। ये बात आप याद रख सकते हैं। ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, इसमें ऋग्वेद का जो 3य मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कौन सा भारतीय दर्शन है? यह है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को बस सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था पूर्णग्राम में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक ऋषियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण के एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिया हुआ है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व की उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है और एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। याद रखिए पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक ऋषियों के संघ के प्रधान थे, देखिए अभी बताया। और वही चीज इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को जब दोबारा सुनेंगे तो इसमें जो है वो आपको एकदम से याद हो जाएगा।
ये जो है वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे और 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपने शरीर को त्याग दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली, योसुद, विपिन या प्रभास? याद रखिएगा, जो भगवान महावीर हैं इनके प्रथम शिष्य थे जामाली, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये इनके जो है दामाद भी थे, जामाली जो है इनके दामाद भी थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसी पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जामाली के बाद महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की स्थापना की गई और 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है निम्न प्रकार थे, जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। आर्यभट्ट, सुधर्मन, मांडिक, पुत्र, मौर्य, अकम्पित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास, ये जो है इनके प्रमुख मित्र थे। 11 इन्हें जो है प्रधान शिष्य कहते हैं, जिन्हें गणधर भी कहा जाता था। ये 11 लोग हैं, इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। याद रखिएगा, इसमें 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत, विजय, अद्भुत तथा भद्रभाव संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन संगीत प्रथम जैन सभा में किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन या पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है वाराणसी के निकट स्थित है सारनाथ। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन वर्तमान में सारनाथ आए और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत और उनके समाधान से संबंधित था और इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? महात्मा बुद्ध जो थे इनका महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उसके पश्चात में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का जो प्रचार है कौशल राज्य में हुआ तथा कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार के आम वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुपर मद्दो खाने को दिया। इससे उन्हें जो है रक्त अतिसार हो गया और ये जो है भयानक पीड़ा से उत्पन्न हुई इनको। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग किया और बौद्ध धर्म ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध? उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो त्रिपिटक की बात करेंगे। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सच्ची क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म?
तीरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया ये संबंधित है। तीरत्न जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण, दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में तीरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में आज समान नहीं है? अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, रीति और रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है, आत्मदमन ये समान नहीं है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 26। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। बोध गया में बोधि जो वृक्ष है ये पंचम पीढ़ी का है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद दो स्थान पर दो और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम में लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुनः पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्वी बर्मन तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः 6वीं शताब्दी पीढ़ी का वृक्ष बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है और तथ्य में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, अरबों ने, जैनों ने या तंत्रिकाओं ने? याद रखिए बराबर के जो गुफाएं हैं उनका उपयोग आजीविकों के संप्रदाय के द्वारा दिया गया। मौर्य युग में पर्वत युगाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ है और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, रावलोभद्र, मक्खली घोषाल, उपाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली घोषाल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मक्खली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक संप्रदाय, स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला प्रश्न 29। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्म नंद। याद रखिएगा जो पाटलिपुत्र है इससे संस्थापक थे उदयन। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक किला बनाकर की थी और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और यह नगर जो है शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया जाना? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। ये जो है पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन के द्वारा। ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर एक वंशीय शासक उदयन तथा उदयभद्र के शासनकाल की सब प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और उसने राजगृह में इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इसका आंसर सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों क्लास पसंद आएगी तो सभी लोग जो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। सर्च करेंगे एजुकेशन
ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।